हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज के सेशन को शुरू करने से पहले ही ये बता दें कि लाइव नहीं हो पाया। आज का दिन पता नहीं कैसा था, समझ में नहीं आ रहा है कि लाइव या तो नेटवर्क बहुत स्लो है, गांव में रहते हैं तो नेटवर्क शायद स्लो है, इस वजह से लाइव होने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लाइव हो ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, बार बार प्रयास किया हूँ तभी इतना लेट हो गया, नहीं तो 5 बजे से क्लास चालू हो जाती थी। लेकिन खैर, जब नहीं लाइव हो पाया हूँ तो वीडियो अपलोड करके कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। और वैसे भी पता है कि कोई देखने वाला है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो कर्म है वो बराबर करता रहूँगा। ठीक है, आज हमको पढ़ना है चैप्टर 9, क्लास 9 का, एनसीईआरटी का, ग्रेविटेशन, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, यह एक कमज़ोर, जिसे क्षीण मौलिक बल भी कहते हैं। ठीक है, और यह दो पिंडों के बीच लगता है, जिसका क्या होता है, कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सुनिएगा ध्यान से। इसमें हमें याद रखना है कि दो अलग अलग, ठीक है, द्रव्यमान के, ठीक है, पिंड होते हैं, वस्तु होती है जिसका द्रव्यमान अगर माने क्रमशः तो m1 और m2 होगा। इनके बीच की दूरी r हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी जिसका द्रव्यमान m1 है, चंद्रमा जिसका द्रव्यमान m2 है, इनके बीच की दूरी है। तो अगर हमें इनके बीच रिलेशन निकालें तो इनका जो द्रव्यमान होगा, दोनों के गुणनफल का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, इनके द्रव्यमान दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगा। जबकि जो बल है वो दूरी के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमें मिल सकता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 मिल जाएगा, जबकि F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² हो सकता है। ठीक है, अगर रिलेशन अगर दोनों के बीच में निकालें तो लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2/r², या लिख सकते हैं F इजिकल टू लिख सकते हैं G m1 m2/r², जहाँ कैपिटल G की वैल्यू 6.67 × 10 के पावर -11, 6.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है, kg² होता है। किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल का मान को वजन कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहते हैं। ठीक है, जी की खोज, जो कैपिटल जी है जिसकी वैल्यू अभी बताया 6.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इसकी बात करें, अगर इसकी बात करें तो इसे खोजने वाला कौन था, तो हेनरी कैवेंडिश थे। कौन थे? हेनरी कैवेंडिश जो थे, इसको पहली बार खोजे थे, याद रखिएगा। और ये जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है, ये पूरे ब्रह्मांड में मान्य है। ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरा टॉपिक इसी में आता है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में अंतर क्या है। तो कैपिटल जी हमेशा दो पिंडों के बीच लगता है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो लगने से पहले एक वस्तु क्या होनी चाहिए, पृथ्वी की सतह पर होनी चाहिए, तभी गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण दिखने को मिलेगा। अगर स्मॉल जी की बात करें तो स्मॉल जी का जो मान होता है वो 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखने को मिलता है, जबकि जी का 6.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। कैपिटल जी अदिश राशि है। कैपिटल जी कैसी राशि है? अदिश राशि है। जबकि स्मॉल जी होता है वो सदिश राशि होता है। स्मॉल जी क्या होता है? सदिश राशि होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, मैंने कहा कि ये सबसे कमज़ोर बल होता है। सभी बलों में सबसे कमज़ोर बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सभी बलों में सबसे कमज़ोर बल कौन सा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, सभी बलों में सबसे कमज़ोर बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, याद रखिएगा। दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है, याद रखिएगा। ये लगेगा जरूर, भले आपको आभास हो चाहे ना हो। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या है? आकर्षण बल है। अब हमने जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी में हमने क्या पढ़ लिया? अंतर पढ़ लिया। अब इनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक पिंड ले लिया, या मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और उसका जो रेडियस है कैपिटल आर है, जबकि पिंड जो है उसका अगर हम द्रव्यमान देखें तो स्मॉल एम है, लेकिन उसका रेडियस
एज कम्पेयर टू पृथ्वी के रेडियस से बहुत कम, इसलिए उसे निगलेक्ट कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। फिर से सुनिएगा, एक मान लीजिए एक हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, इसका रेडियस सेंटर से कितना है, कैपिटल आर है, जबकि वहीं एक पिंड जो पृथ्वी पर है उसका जो जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है, लेकिन रेडियस इसलिए निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी के कंपेयर में वो बहुत ही कम है, इस वजह से उसको निगलेक्ट कर दीजिए, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर हम इनके बीच में रिलेशन निकालें तो स्मॉल जी क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो स्मॉल जी बराबर क्या हो जाएगा, तो कैपिटल जी इंटू एम अपान आर स्क्वायर, कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर, वो भी कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, पृथ्वी का रेडियस, पृथ्वी का मास और कैपिटल जी, तो कैपिटल जी स्मॉल जी इजक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर, ये हो गया आपका अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सही बात है भाई, पृथ्वी का मास और फेंके जाने वाले पिंड का मास में बहुत अंतर है, ठीक है, वो ना के बराबर है, क्या है, ना के बराबर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सुनिएगा, जब हमने इसको पढ़ लिया तब, जो हम इसको पढ़ लिए हैं तब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में सुनिए, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य सुनिए क्या है, अगर निर्वात में दो पिंडों को छोड़ा जाए, ठीक है, निर्वात में जहाँ हवा भी नहीं, तो दोनों पिंड एक साथ गिरेंगे, चाहे एक भारी हो चाहे एक क्या हो उससे कम भारी हो, दोनों के भार में अंतर हो तो भी दोनों एक साथ ही गिरेंगे, द्रव्यमान में अंतर हो तो भी दोनों एक साथ गिरेंगे, कब, निर्वात में। लेकिन अगर उन्हें हवा में छोड़ा जाए, जैसे इस एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाए, तो भारी वाला पहले गिर जाएगा और कमज़ोर वाला जो होगा, जिसका भार कम होगा, वो बाद में गिरेगा। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर होता है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, क्या होता है, ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है, याद रहेगा। हमने जी के और कैपिटल एम के बीच में क्या पढ़ लिया, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में रिलेशन पढ़ लिया। तो अब जी के मान में परिवर्तन पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, जी के मान में परिवर्तन पढ़ेंगे। केस 1, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण, जैसे पृथ्वी का सतह है और इससे ऊंचाई के कारण जो रिलेशन देखने को, परिवर्तन देखने को मिलता है, याद रखिएगा। जैसे जैसे पृथ्वी से कोई भी पिंड ऊपर उठता चला जाएगा, ठीक है, वहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू घटती चली जाएगी, याद रखिएगा। वहाँ पर क्या हो जाएगी, कैपिटल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण अगर पिंड पृथ्वी की सतह से ऊंचा उठता चला जा रहा है, वैसे जो स्मॉल जी का मान है वो क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। और अगर रिलेशन देखें तो हमें पता है कैपिटल एम किसका मान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है, पृथ्वी का रेडियस कैपिटल आर है, जबकि वहीं पिंड का रेडियस क्या है, पिंड का कुछ रेशियस नहीं माने हैं, लेकिन एच ऊंचाई पर पिंड रखा गया है जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है, लेकिन हमें द्रव्यमान और पिंड के द्रव्यमान और रेडियस कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें यह याद रखना है। तो जब हम रिलेशन निकालेंगे तो जी इजकल टू हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर प्लस एच, एच क्या है, एच पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर वो पिंड है, तो वो पृथ्वी और पिंड के बीच की जो दूरी है सेंटर से उसकी बात कर रहा है, ठीक है, पिंड के सेंटर से, ठीक है, और पृथ्वी की सतह से, तो ये क्या हो जाएगा, एच, तो आर प्लस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, तो स्मॉल जी इजकल टू हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर, याद रखिएगा। ये समझ में आया। तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, ये केस 1 है। अभी 2 केस और पढ़ना है। केस 2 सुनिए, पृथ्वी की सतह से जब पिंड को गहराई में भेजा जाता है या पिंड गहराई की तरफ बढ़ता है तब क्या देखने को मिलता है, तो भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। देखिए कैसे घटेगा, सुनिए ध्यान से। जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह की तरफ या केंद्र की तरफ भेजते हैं, गहराई भेजते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता चला जाएगा। समझ में आई बात। तो वहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, तो जी डैश इजकल टू स्मॉल जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपान आर, ठीक है, ये देखने को मिलता है। अगर वही पिंड के पृथ्वी के केंद्र पर पहुँच जाए, तो गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। अब आइए चलते हैं केस 3। केस 3 घूर्णन गति पर निर्भर करता है। पृथ्वी के घूर्णन गति पर केस 3 निर्भर करता है। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर
ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कंपेयर टू विषुवत रेखा पर अधिक होता है, यानी ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा, विषुवत रेखा पर कम होगा। जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाएगा। विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, और ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, याद रखिएगा। ठीक है, घूर्णन गति को बढ़ा देने पर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है, लेकिन अगर घूर्णन गति को बढ़ा दें तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता चला जाएगा। अगर 17 गुना कर देंगे तो एकदम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, एकदम ही खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर घूर्णन गति को कम कर दे तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। अगर विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना, याद रखिएगा। अगर हमने घूर्णन गति को एकदम शून्य कर दिया, ठीक है, घूर्णन गति को शून्य कर दिया या रोक दिया, यानी पृथ्वी घूर्णन गति करेगी ही नहीं, तो चाहे विषुवत रेखा हो, चाहे ध्रुवीय पॉइंट हो, ठीक है, या ध्रुव हो, उन पर जो त्वरण का मान होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान बराबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है, ये तो पहले ही मैंने स्पष्ट कर दिया था। अब चलते हैं, इसी में एक पॉइंट आता है द्रव्यमान तथा भार। आप किसी भी जगह पर किसी पिंड को ले जाइए, उसके द्रव्यमान में कोई अंतर देखने को मिलेगा नहीं, चाहे वो पृथ्वी पर है चाहे चंद्रमा पर है, उसके द्रव्यमान में अंतर नहीं मिलेगा, एक समान बना रहेगा, ब्रह्मांड के किसी भी जगह पर लेकर जाइए। लेकिन अगर हम भार करें, जिसे W बराबर mg लिखते हैं, चूँकि यहाँ g जुड़ गया है, यहाँ m के साथ g जुड़ गया है, तो यहाँ पर अगर हम किसी भी पिंड को, m द्रव्यमान के पिंड को कहीं पर भी लेके जाएंगे, उसके भार में परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग हो जाएगा, वहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता जाएगा, याद रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता जाएगा, इस वजह से वहाँ पर भार में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक तो kg होगा, जबकि भार का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, किसका, भार का, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, या यहाँ पर न्यूटन भी लगा सकते हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। अगर हम भार के कंपेयर में देखें तो गुरुत्वीय त्वरण को अगर देखें तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो कितना हो जाएगा, g/6 हो जाता है, यानी 1/6 हो जाता है, पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 हो जाता है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष यान के अंदर तथा निर्वात में किसी भी वस्तु का भार शून्य होता है, चाहे अंतरिक्ष यान के अंदर रहे चाहे निर्वात में कहीं भी रहे, वहाँ पर भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ने चल रहे हैं पलायन वेग। क्या पढ़ने चल रहे हैं, पलायन वेग। पलायन वेग वो होता है कि अगर उस वेग से किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो वो वस्तु वापस लौट के नहीं आती है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, पलायन वेग कहते हैं, इसी को एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं, अब हम यहाँ पर इसका क्या करेंगे, फार्मूला निकालेंगे। कोई भी ग्रह है जो m द्रव्यमान का है, जिसका त्रिज्या कैपिटल R है, तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो हमें याद रखिएगा, इसके वेलोसिटी होता है √2gm/r होता है, और हमें ये पता है कि g बराबर क्या होता है, gm/r² होता है। तो हम यहाँ से कैपिटल G का मान g के रिस्पेक्ट में कैपिटल G = लिख सकते हैं स्मॉल g, और r उधर चला जाएगा स्मॉल g के पास, तो स्मॉल g r² हो जाएगा, जिसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। जो भी बताएं, क्या बताएं हैं, इसके वेलोसिटी √2gm/r, तो कहाँ पर रखेंगे, तो कैपिटल G की जगह पर रख देंगे, तो m से m भी कट जाएगा, r से एक r भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो इसके वेलोसिटी हो जाएगी √2gr हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2gr हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, √VE बराबर √2gr हो जाएगा, याद रखिएगा। अब पलायन वेग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है। पलायन वेग का मान फेंकी जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जिस वस्तु को फेंक रहे हैं
उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है पलायन वेग, ठीक है, न तो प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है, ठीक है, प्रक्षेपण कोण पर भी निर्भर नहीं करेगा, न तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा पलायन वेग। पलायन वेग तब किस पर निर्भर करेगा, वो सुनिए। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान, ठीक है, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है पृथ्वी पर पलायन वेग का मान। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है पृथ्वी पर पलायन वेग का मान, ठीक है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड है चंद्रमा पर। अगर सूर्य पर पलायन वेग का मान देखें तो काफ़ी ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा सूर्य पर होता है, 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री क्या होते हैं, अपने पीठ पर भार बांध कर उठते हैं, क्योंकि वहाँ पर पलायन वेग पृथ्वी की अपेक्षा बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है, याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे कक्षीय वेग। क्या पढ़ेंगे, कक्षीय वेग के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के कक्षा में जो भी पिंड चक्कर लगाते हैं वही क्या होता है, उनका कक्षीय वेग होता है, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई भी सूर्य ग्रह के, ठीक है, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर, या कहा जाए कोई भी ग्रह उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगाता है वही क्या होता है, उसका कक्षीय वेग होता है, वही क्या होता है, उसका कक्षीय वेग होता है। हमने पढ़ा था पलायन वेग VE, जिसको कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू ब्रैकेट में अंडर रूट ब्रैकेट बोल रहे हैं, अंडर रूट 2gm/r। यहाँ पर कक्षीय वेग हो जाएगा आपका, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हो जाएगा वो √gm/r हो जाएगा, √gm/r हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो √gm/r हो जाएगा, तो उसको भी, उसमें भी क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें ये क्या पता है, तो स्मॉल जी इक्वल टू क्या पता है, तो gm/r² हमें पता है किसका है, रिलेशन है ये, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का रिलेशन है। इसी को फिर उठाकर हम किस में रखेंगे, तो ऑर्बिट वेलोसिटी जो निकाले हैं √gm/r में, उसमें हम क्या करेंगे, कैपिटल जी की जगह पर रख देंगे। फिर क्या होगा, r से कट जाएगा, m से कट जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आएगा, तो हमारा आ जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी √g स्मॉल जी इंटू कैपिटल R हो जाएगा। अगर हम पलायन वेग यानी इसके वेलोसिटी और ऑर्बिट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालें तो √2:1 का निकलेगा, √2:1 का निकल कर आएगा, √2:1 का रिलेशन निकल कर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है, √2 का क्या हो जाएगा, रिलेशन निकल कर आएगा, ठीक है, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं, रिवाइज करा देते हैं, फिर देखते हैं, सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। हम पढ़े हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, एक क्षीण मौलिक बल है, या कहा जाए कमज़ोर बल है। ये लगता है लेकिन आभास नहीं होता है, ठीक है। अगर हम हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को, ठीक है, सॉरी ये अभी नहीं बताने की ज़रूरत है, ठीक है, हमें अभी रुके रहिएगा, इसको बताने के लिए रुके रहिएगा। अगर हम बात करें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण क्या है, अभी बताए कि एक m द्रव्यमान की वस्तु है, या पृथ्वी है कैपिटल M की, या स्मॉल m की m1 की, ठीक है, और एक क्या है, जैसे चंद्रमा है m2 द्रव्यमान का, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो हमारा जो आकर्षण बल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके द्रव्यमान के गुणनफल के, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, यानी दूरी के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब इन दोनों का मल्टीपल किया जाएगा तो F प्रोपोर्शनल m1 m2/r² हो जाएगा। अगर हम F इक्वल टू लिखें तो g m1 m2/r² हो जाएगा, जहाँ जीरो जो है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहते हैं, ठीक है। जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ठीक है, ठीक है। बीमा अगर जानना चाहते हैं तो बीमा में सुन लीजिए m-1 L3t-2 होता है, याद रख लीजिएगा। और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पूरी यूनिवर्स में, या कहा जाए पूरे ब्रह्मांड में मान्य होगा या मान्य होता है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था,
कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर, यानी गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी बल में अंतर देखा था। तो अगर हम कैपिटल जी की मान बात करें तो वो दो पिंडों के बीच लगता है, जबकि स्मॉल जी जो होता है वो लगेगा तभी जब एक पिंड क्या पृथ्वी की सतह पर रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कैपिटल जी एक नियतांक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, जबकि स्मॉल जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। कौन कौन अदिश राशि है तो गुरुत्वाकर्षण बल, जबकि गुरुत्वीय बल जो होता है एक सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि है। मैंने अभी बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है, लेकिन ये दो पिंडों के बीच लगेगा, अनिवार्य है। ठीक है, यह क्या है, एक आकर्षण बल है। ठीक है, कैपिटल जी स्मॉल जी के बीच संबंध निकाले तो हमने बताया था कि पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी पिंड का द्रव्यमान कैपिटल एम है, उसकी त्रिज्या आर है, और एक पिंड है जो बहुत छोटा है जिसकी त्रिज्या स्मॉल एम है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम, त्रिज्या स्मॉल आर मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर न तो द्रव्यमान न तो आर निग्लिजिबल माना जाएगा एज कम्पेयर टू पृथ्वी के। तो फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, तो स्मॉल जी इक्वल टू निकल के आ जाएगा कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगर निर्वात में दो पिंडों को एक साथ छोड़ा जाए, उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो भी दोनों एक साथ ही अगर सतह पर टकराएंगे, लेकिन अगर हवा में फेंका जाए तो जो भारी होगा वो सबसे पहले नीचे आकर गिरेगा। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, पिंड की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। 3 केस बनते हैं जी के मान में परिवर्तन, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन में 3 केस बनते हैं। एक केस बनता है जब पृथ्वी की सतह से कोई पिंड h ऊंचाई पर हो, तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता चला जाएगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता चला जाएगा। वहाँ पर रिलेशन निकल के आएगा कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर वहीं बात करें पृथ्वी की सतह की गहराई में अगर कोई चीज़ जाती है तो भी वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता चला जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता चला जाएगा। अगर पृथ्वी के केंद्र पर अगर वो पिंड पहुँच जाए तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तीसरा केस है घूर्णन गति। अगर पिंड घूर्णन गति या पृथ्वी घूर्णन गति करती, तब वहाँ देखिए ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा एज कम्पेयर टू विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा से जब हम ध्रुव की तरफ चलेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाएगा। अगर ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ चलेंगे तो भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता चला जाएगा। अगर हम बात करें कि अगर कोई मतलब पृथ्वी क्या है, घूर्णन गति कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। ठीक है, पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है, अगर उसको घटा देने पर, ठीक है, घटा देने पर या बढ़ा देने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता नहीं है। लेकिन अगर हम विषुवत रेखा पर देखें तो अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता चला जाएगा। अगर घूर्णन गति को कम कर दे तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जब घूर्णन गति को कम करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा। जब घूर्णन गति को बढ़ा देंगे तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। ठीक है, अगर हमने क्या किया, हमने पृथ्वी को रोक दिया तो चाहे ध्रुव हो चाहे विषुवत रेखा हो, वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान समान हो जाएगा। ठीक है, भार तथा द्रव्यमान में अंतर। भार देखिए क्या होता है। ठीक है, भार चाहे कहीं भी चले जाइए, पूरे ब्रह्मांड में कहीं चले जाइए, कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन द्रव्यमान में कहीं अंतर देखने को, किसी भी जगह चले जाएंगे। लेकिन अगर हम कहीं भार में बात करें, अगर भार की बात करें तो भार विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होगा। क्यों, क्योंकि भार W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। यहाँ पर g क्या हो जाता है, हर जगह का g का मान अलग अलग होता है, इस वजह से भार अंतर देखने को मिलेगा। अगर बात करें द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक तो kg होता है, जबकि त्वरण का मात्रक, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, भार का मात्रक क्या हो जाएगा, तो भार का मात्रक हो जाएगा kg न्यूटन, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, या न्यूटन भी लिख सकते हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि वजन जो है वो सदिश राशि है। क्या दिमाग में चल रहा है यार। अगर हम चंद्रमा और पृथ्वी पर देखें, चंद्रमा और पृथ्वी पर त्वरण का मान देखें तो चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, आप अंतरिक्ष के अंदर रहिए, ठीक है, निर्वात में, या निर्वात में मतलब जैसे हम अंतरिक्ष यान के अंदर रहें चाहे निर्वात में बाहर रहें, वहाँ पर वस्तु का भार शून्य होगा, वहाँ पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हमने फिर आगे क्या पढ़ा था, पलायन वेग। वह वेग जिससे किसी वस्तु को अगर हम फेंकते हैं
तो पृथ्वी एक बार अगर वो चला गया तो वापस नहीं लौट कर आएगा। यही क्या होता है, पलायन वेग होता है। ठीक है, क्या है, पलायन वेग होता है। अगर किसी ग्रह को जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, त्रिज्या r है, तो वहाँ पर पलायन वेग देखने को मिलेगा v = √2gm/r। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। वहीं हमने कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच रिलेशन निकाला था, तो gm अपान क्या हो जाता है, कैपिटल gm/r², ये स्मॉल जी के बराबर था। यहाँ से हम क्या करेंगे, कैपिटल जी को क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो r² है वो स्मॉल जी की तरफ चला जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्मॉल जी इंटू r² अपान क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ये कैपिटल जी की वैल्यू, तो कैपिटल जी क्या उठाकर रख देंगे, √2gm/r में, तो g √2gm में g की जगह पर रख देंगे, और वहाँ से निकल कर आ जाएगा v, यानी इसके वेलोसिटी आ जाएगा √2gr हो जाएगा। अब पलायन वेग का महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। पलायन वेग का महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। पलायन वेग का मान उसके द्रव्यमान व पिंड के द्रव्यमान पर या प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि अगर हम बात करें चंद्रमा पर तो 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि अगर वहीं बात करें सूर्य पर तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा, चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर वजन बांटकर तब उतरते हैं, क्योंकि वहाँ पलायन वेग बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। समझ में आई बात? आइए चलते हैं। अगर हमें देखना है तो हम देखेंगे क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी देखेंगे। अगर पृथ्वी है, पृथ्वी की कक्षा के चारों तरफ कोई उपग्रह चक्कर लगाता है, तो उसकी जो स्पीड होगी, जो उसका वेग होगा, वही क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा। इसका फार्मूला होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी = √gm/r। जहाँ पलायन वेग था 2gm/r, यहाँ पर क्या हो जाएगा, gm/r। फिर यहाँ पर स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में जो रिलेशन है, जो हमने याद किया था, स्मॉल जी = कैपिटल gm/r²। फिर यहाँ से क्या करेंगे, कैपिटल जी की वैल्यू निकाल कर स्मॉल जी में रख देंगे, और रखते ही वैल्यू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगा √g/r हो जाएगा। अगर हम इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालें तो हम लिख सकते हैं 2:1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2:1 लिख सकते हैं। यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल जो बचा है वो पूरा हो जाएगा, और कल कुछ न्यूमेरिकल थोड़ा क्वेश्चन कराएंगे, और ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।